हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7th लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाद 3 लेक्चर और लगेंगे। उसमें प्रॉब्लम की वैरायटीज हैं, हो सकता है 3 लेक्चर लगे या फिर उससे कम में भी हो जाए, वो जैसा होगा आप लोग देखेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी देखो, मैं ये मान रहा हूं कि आप रिवीजन कर रहे हैं। आप रिवीजन करो। आपने पीडीएफ नोट्स के बारे में बोला था, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलना शुरू हो गया। तो आप जब वीडियोस देखोगे, उसके पीडीएफ नोट्स पे काम करोगे, तब जाके जितने भी आगे के फर्दर लेक्चर्स हैं उनको आप एंजॉय कर पाओगे। ऐसे फिर चीजें पेंडिंग होती चली जाएंगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कम आने लगेगा। फिर आप वीडियोस पे आपका इंटरेस्ट खत्म होगा, और इंटरेस्ट खत्म होगा तो फिर आपका ही नुकसान है भाई, क्योंकि अभी कोई और दूसरा तरीका नहीं है आप तक अपनी बातों को डिलीवर करने का, है ना। तो आप लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस को समझो। चलिए, जो भी है, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख लो। पहला पॉइंट लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हेडिंग लगा के और पहला पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is central in nature and hence conservative in nature अब ये सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल को और कंजर्वेटिव को अंडरलाइन करो। सेंट्रल क्या है? देखो बच्चा, ये आप वर्क और एनर्जी में आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा। मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये कुछ भी ऐसा कुछ पाथ है, परफेक्ट। इस पर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, और मूव इस तरीके से कर रहा है कि इस पर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगातार एक ही पॉइंट की तरफ लगता जा रहा है। एक ही पॉइंट की तरफ ये फोर्स हमेशा लग रहा है, या तो इस पॉइंट की तरफ या फिर इस पॉइंट से दूर। एक पार्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट की तरफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, या फिर उस पार्टिकुलर पॉइंट से दूर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो ऐसे फोर्स को, ऐसे पार्टिकुलर फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो कहीं भी रहे बॉडी, उस पर जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ना। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ किधर लगता है? अर्थ लगता है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इससे आपको अच्छे से फील आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि सेंट्रल फोर्स होता क्या है। यहां भी देखो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1 और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ऐसे है। अब इसको तुम खिसकाओ, इसको लेके यहां चले जाओ तो इस पॉइंट की तरफ ही फोर्स लगेगा, यदि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो। यदि यहां लेके आ जाओ तो भी इधर इस पॉइंट की तरफ ही फोर्स लगेगा, इसको हमने फिक्स रखा है। और यहां लेके आ जाओ तो भी इधर ही फोर्स लगेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। मतलब फिक्स पॉइंट से क्या लग रहा है? या तो उसकी तरफ लग रहा है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स उसकी तरफ है, या फिर उससे दूर है। तो या तो उसकी तरफ है या फिर उससे दूर है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है। या तो उसकी तरफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है या फिर उससे दूर है। तो दोनों ही स्थितियों में वो फोर्स क्या माना जाता है? सेंट्रल माना जाता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय नेचर कैसा होगा? सेंट्रल होगा। और जब सेंट्रल है तो वो क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। इस पॉइंट पे यदि आप नहीं पढ़े तो नोट करना कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और कंजर्वेटिव कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स वही है जिसके द्वारा वर्क जब होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी ना तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं नॉन मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तो याद होगा आपको, वो राउंड में घूम जाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो जाता है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल है, और सेंट्रल है तो कंजर्वेटिव भी है। परफेक्ट, ओके, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always acts in the form of action reaction pair. Always acts in the form of action reaction pair. देखो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इस बेचारे पे जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगेगा, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगेगा। परफेक्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट है कि F12 जो होगा वो निगेटिव ऑफ F21 होगा। ओके, इसका मतलब है कि दोनों चार्ज को जब तुम सिस्टम लोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और जब नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि इनिशियल दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों को रेस्ट से छोड़ दिया गया है तो एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स एक्ट करना शुरू कर देंगे और रिपल्सन की वजह से इनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फार्मूला होता है m1v1। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, याद है ना। तो ये इसके पास भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियल और इसके पास भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, तो ये v1 की जगह पर क्या आएगा, u1 आएगा इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो v2 की जगह पर भी क्या आएगा, u2 आएगा इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर u1 भी 0 है और u2 भी 0 है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी क्या है, 0 है। वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। s बराबर ut प्लस हाफ d स्क्वायर, u भी 0 है, a भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो इसके जब VCM 0 है, यदि हम रेस्ट से दोनों चार्ज को छोड़ दिए हैं और फ्री टू मूव है तो इसका डेल्टा x cm भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और आपको पता है कि सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2 आ जाएगा। यदि मैग्नीट्यूड खेलना है तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक का डिस्प्लेसमेंट यदि दिया हुआ है, तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मासेस तो दिया हुआ है ना, m1 है, ये q1 है, m2 है, ये q2 है, तो मास तो दिया हुआ है ना। और एक का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मतलब m1 m2 तो पता ही है, और एक का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मतलब डेल्टा x2 पता चल गया, तो डेल्टा x1 भी पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उन सबका बेस क्या होता है, ये होता है। तो चलिए मैं इन सारी बातों को लिखा दे रहा हूं, टेंशन ना लो। आप पहले सिर्फ इस डायग्राम को लिखो, डायग्राम लिखो, इस पॉइंट को लिखो और इस पॉइंट को लिखो, और मैं तीसरे पॉइंट में ये सारी बातें लिखा रहा हूं। लिखोगे if both given charges are taken as a system, then net electrostatic force is 0, is
0, and hence we can say that linear momentum of both given charge particles, मतलब एज ए सिस्टम की बात हो रही है, इस टर्म्स ऑफ दोनों का एक साथ, इंडिविजुअली नहीं। इंडिविजुअली देखोगे तब तो फोर्स एक्सटर्नल तो लग ही रहा है ना। ये वाला फोर्स जो है इंडिविजुअली इसके लिए तो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, ये वाला फोर्स भी इसके लिए इंडिविजुअली एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो इसका इंडिविजुअली लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन दोनों को एज ए सिस्टम लोगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। काफी मामूली बात है, ये 11th में डिस्कस किया गया होगा। उसके उसी में लिखोगे लीनियर मोमेंटम विल कंजर्व के बाद लिखोगे if both charge particles are free to move, ठीक है। अब इसमें आप फ्री टू मूव को अंडरलाइन करना, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो एक पार्टिकल फिक्स होता है, ये 2 चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये रिजिड है, ये फिक्स किया गया है, और ये फ्री टू मूव है ना दोस्त। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को नलिफाई करेंगे। यदि इस पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये जिसकी मदद से हिंज किया गया है, हिंज है ना, हिंज, ये रोटेशन में सुने होंगे हिंज का नाम, हिंज या फिक्स किया गया है, जिसकी मदद से फिक्स किया गया है, वो मटेरियल जो मटेरियल इसको फिक्स रखा है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। और वो मटेरियल सिस्टम का पार्ट नहीं था, तो वो जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल माना जाएगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। और एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, है ना। तो यदि दोनों में से कोई एक चार्ज फिक्स है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा। ये दोनों फ्री टू मूव है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो उनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाता है, सिस्टम के लिए 0 हो जाता है। परफेक्ट, ओके। एक लाइन उसमें लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, इफ वन चार्ज पार्टिकल इज फिक्स, then linear momentum is not conserved. Of system, और इस सिस्टम में क्या है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। परफेक्ट, ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, if initial velocities of both charges are zero, then आप इस डायग्राम को लिख रहा होगा, इसमें इस डायग्राम को लिखना है ना, और उसके बाद आप इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना, इनको लिखना, इसको हटा देना, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं इसको समझा देता हूं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is
is independent of presence or absence of another charges. Okay. मतलब क्या है कि जैसे ए और बी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक। अब यदि कोई C पार्टिकल आ जाता है, कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल C आ जाता है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल इस पे भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा था या फिर ये फोर्स लग रहा था, वो इसके आने की वजह से चेंज नहीं होगा। फिर से इसकी वजह से इसमें फोर्स लग रहा था, चलो भाई F, इसकी वजह से भी इसमें फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F ही होगा। अब ये नहीं था, ठीक है, अब ये आ गया, तो आ गया तो ये एक्स्ट्रा एक फोर्स लगाएगा F डैश, और इसमें भी फोर्स लगाएगा F डैश, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स बदल जाएगा, इस पर भी नेट फोर्स बदल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इस पे जितना फोर्स लग रहा था वो अभी भी F है, और इसकी वजह से इस पे जितना फोर्स लग रहा था और जितना फोर्स लग रहा है दोनों F है। पक्का? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे की मौजूदगी पे डिपेंड नहीं करता है, ये रहे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर रहे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, और नहीं रहे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर, है ना, तीसरे की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करता है। परफेक्ट। और हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं इस पे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। ओके, नेट फोर्स बदलता है, इसमें नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था वो पहले भी F ही लग रहा था, और इसके आने की वजह से भी F ही लग रहा है। यदि कोई चौथा चार्ज आ जाए तो एक्स्ट्रा जरूर फोर्स लगेगा इस पे, एक तीसरा फोर्स लगने लगेगा, तो नेट फोर्स इसका बदलेगा, लेकिन इन दोनों पे लगने वाला फोर्स पहले भी F था, ये जब आया तो भी F था, और जब ये आया है तो भी F ही है। पक्का? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F डैश है, और इसके आने के बाद भी इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F डैश ही है। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो तीसरे के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग वही वेक्टर सम करते हैं, 3 4 5 फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस निकालने हैं तो उनको वेक्टर भी ऐड कर दो तो नेट फोर्स निकल जाएगा, है कि नहीं, ये तो हमको पता ही है बेसिक। ओके, ठीक है। देखो इसको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। फोर्स के हर प्रॉपर्टीज के बारे में जान करके अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और इलेक्ट्रिक का मतलब होगा चार्ज का, और फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, है ना। तो जैसे देखो हम लोग बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कि हर कुत्ते का अपना एक इलाका होता है, तो हर कुत्ते का इलाका होता है, ठीक है। तो कुत्ते का इलाका किसको बोलोगे, घर के छोटे गेट से लेकर के घर के बड़े गेट तक तुम अपने कुत्ते का इलाका बोलते हो। यदि मान लो कि तुमने एक कुत्ता डॉगी पाल रखा है तो उसका अपना जो है प्रभाव क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो घर के छोटे गेट से घर के मेन गेट तक, उनके बीच में कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस भी आता है तो उस पर वो अपने भाव का फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जितने रीजन में किसी भी दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पे फोर्स लगा पा रहा है उसको
वो डरा पा रहा है, ऐसे बोलेंगे, फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको डरा पा रहा है, तो उस पार्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कुत्ते का इलाका बोलेंगे, उसको बोलेंगे डॉगी फील्ड। ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी चार्ज को कहीं पे रखा गया है और इसके चारों तरफ सराउंडिंग रीजन में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है और इसकी वजह से फोर्स फील करता है, तो ये पार्टिकुलर सराउंडिंग रीजन को क्या बोलेंगे, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, प्रभाव क्षेत्र बोलेंगे। कहेंगे कि हम ये जो चार्ज है वो इतने रीजन में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर वो क्या लगा पाएगा, फोर्स लगा पाएगा। तो उस पार्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चार्ज का फील्ड बोलेंगे, एक चार्ज का वो प्रभाव क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही मतलब है कि एक किसी भी चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशनल एक ऐसा स्पेस जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी पार्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ चुके हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, और अब हम इसके डिफिनीशन के पीछे पढ़ते हैं, इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो ये कोई पूछेगा तुमसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे जवाब देना 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज या फिर अराउंड अ चार्ज। ठीक है। सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, पार्टिकल भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी, है ना, इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट। जब उस पार्टिकुलर सराउंडिंग रीजन में उसे रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। तो उस पार्टिकुलर सराउंडिंग रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मैंने बोला क्या कि एक अपने से डिफाइन कर दिया डॉगी फील्ड। दिस इज नॉट बुकिश टर्म, ये कोई बुक का टर्म नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, हमने अपने से समझाने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो है डॉगी फील्ड। तो डॉगी फील्ड में क्या है कि तुम डॉग के सोर्स के जितना नजदीक रहोगे उतना ज्यादा आपको डर फील होगा, और जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना कम स्ट्रेंथ का डर फील होगा। इसका मतलब है कि उस फील्ड का स्ट्रेंथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे गैप कम होता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इनसे फैशन यहां भी ऐसा ही होता है कि चार्ज कहीं पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके हर पॉइंट का स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, उस स्ट्रेंथ को जानने के लिए करते क्या है, तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज लो, जिस चार्ज को तुम रखोगे उसे, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा सोर्स चार्ज होता है, और किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स, जिस पे हमें फोर्स चेक करना है, उसको हम उसके फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स पर रखते हैं, तो उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज पे डिफरेंट पॉइंट पे सेम एक चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पर जब टेस्ट चार्ज को रखा जाता है, सेम टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स अलग अलग लगता है। ये बताता है कि हर पॉइंट का स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोलते हैं। परफेक्ट है। तो उसके बारे में यहां पर हमने लिखा दिया है कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसमें भी कितने चार्ज को लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेना है। ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के उस पर फोर्स चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ अपना इसका एक फील्ड है, और हम इस पॉइंट पे इसका स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ फटाक से +1 कूलम का चार्ज रखेंगे और कूलम्बियन फोर्स निकाल लेंगे, +1 कूलम का चार्ज रखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स मेजर कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वैल्यू होगी वहीं इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का भी वैल्यू होगा। परफेक्ट है। ओके। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज रखा हुआ है और हमारे मुंडी के इस पॉइंट पे का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो कि मेरा जो बॉडी है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, मैं मुंडी के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहता हूं, तो मैं फटाक से क्या करूंगा, +1 कूलम का चार्ज रखूंगा और फिर उस पर फोर्स चेक कर लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। परफेक्ट है। ओके। फिर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यहां से डिस्कशन चेंज हुआ है। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ रहे हैं,
इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे थे, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देना तो भी आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी फाइंड कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक अपना उसका इंट्रोडक्शन है ना, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब निकालते क्या है, तो स्ट्रेंथ निकालते हैं। परफेक्ट। ओके, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो और आगे भी लिख सकते हो, एंड इट्स डायरेक्शन, it is a vector quantity and its direction is radially outward, ब्रैकेट में लिख लो away from the source charge, ब्रैकेट में लिख लो away from the source charge, ब्रैकेट क्लोज, for positive charge, for positive source charge, for positive source charge, and it is radially inward, और ब्रैकेट में लिखोगे towards the source charge, ब्रैकेट क्लोज कर लो, for negative source charge, ओके। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट उसमें ऐड करना है, या फिर इसको अलग से ही एक पॉइंट बना लो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई, परफेक्ट। और ये होता क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का। परफेक्ट। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे छोटे प्रॉब्लम करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी जान गए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी थ्योरी जान गए। अब हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानेंगे कि कितना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो आप लिखो, आप हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। जैसे मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ ये एक पर्टिकुलर सराउंडिंग रीजन है जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो फोर्स फील करेगा। इसके बाहर जैसे मान लो कि तुम यहां चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज यहां रख दो, 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 वो इसकी वजह से फोर्स फील करेगा। लेकिन तुम जैसे ही यहां रखोगे तो फोर्स फील नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर सराउंडिंग रीजन को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और इधर के जो भी रीजन है इनको हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे। परफेक्ट है, ओके। एक पॉइंट और मैं क्लियर करता चलूं जिसका मैं आगे यूज करूंगा। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है वहां तक के रीजन को उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस रीजन मानते हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस, फिजिक्स में इनफाइनाइट जो टर्म होता है ना, कंपैरेटिव होता है, रिलेटिव होता है ना। तो चार्ज के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस क्या माना जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस माना जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है और इसकी वजह से यहीं पे फोर्स नहीं लग रहा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, थोड़ी दूरी पे इसका फोर्स नहीं लगेगा। मान लो यहीं पे फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं यहीं पे फोर्स तुम्हारा 0 हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आए हैं और उस पर फोर्स 0 लग रहा है, और जस्ट इसके अंदर में लेके आ रहे हैं ना, तो उस पर फोर्स नॉन 0 हो जा रहा है, 0 प्लस हो जा रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगने लग रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलोगे, इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलोगे। परफेक्ट है, ओके। तो अब बात यह है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे हम यहाँ का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, कोई पी पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर में, एक पॉइंट पी है जो इस सोर्स चार्ज से r मीटर की दूरी पे है। यहां पे करना क्या है, फंडे तो क्लियर है,
हमारी थ्योरी क्लियर है, अब सिर्फ उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ +1 कूलम के चार्ज को पुट कर देना है। जैसे +1 कूलम का चार्ज रखोगे तो इसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा वो हो जाएगा K Q, भाई फोर्स निकालना है कितने के चार्ज पे, +1 कूलम के चार्ज पे, तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये K Q अपॉन में R स्क्वायर, कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। ओके, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड होगा। परफेक्ट, ओके। अब यदि यही हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए आप K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप करोगे। R कैप, ये इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे R कैप बोलेंगे। यदि चार्ज नेगेटिव होगा ना तो यहाँ पे R कैप माइनस R कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बताएगा कि किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द चार्ज लग रहा है। और जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। परफेक्ट, ओके। यही कारण है कि हम बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। परफेक्ट, ओके। अब किसी किसी बुक में इसी चीज को क्या लिखोगे, इसी चीज को क्या लिखोगे, यहाँ पे R हो जाता है वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, तो ऊपर में वेक्टर R रहेगा और नीचे में R स्क्वायर इंटू R क्यू हो जाएगा। K Q R क्यू और ये R वेक्टर होगा। परफेक्ट, ओके। तो ये पॉइंट था, इस पे एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए बेसिक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, पहला क्वेश्चन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। देखो बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स, some basic level problems on electric field intensity, on electric field intensity, ओके। ठीक, तो यहां पे कोई चार्ज Q है, पक्का, ओके। अब इसकी वजह से, और इस चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम, और एक पॉइंट P है जो यहां से 10 मीटर का पार्ट है, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन है, चार्ज नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नोटिफिकेशन है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायग्राम आप अलग से खींचना है ना, मैं यहीं पे लिखता हूँ। +1 कूलम का चार्ज यहाँ रख देंगे और फोर्स निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो K Q की जगह पे 20 है और R की जगह पे कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ा लो, सॉल्व कर लो, है ना, वो आंसर आ जाएगा। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10 का पावर 9। परफेक्ट, ओके। इसको लिख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब क्या है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है 10 कूलम का चार्ज, और यहां पर एक चार्ज है -20 कूलम का चार्ज। परफेक्ट, ओके। दोनों के बीच में जो गैप है वो कुछ 5 मीटर का है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 मीटर। और एक पॉइंट यहां पर P है जो इससे भी 5 मीटर दूर है। यहां पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहता हूं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब पॉज करके बनाओ इसको, आसान है, फोर्स जैसा ही है ये, है ना। तो ये करेंगे क्या, यहां +1 कूलम का चार्ज रखेंगे। अब इस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टुवर्ड द चार्ज होता है। पक्का, ओके। तो E1 क्या होगा, K Q
अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है 10 का स्क्वायर, E2 कितना होगा के 20, यहां पे -20 नहीं, माइनस का अपना काम किया है, माइनस ने हमें डायरेक्शन का ज्ञान दिया है, माइनस हमें डायरेक्शन के बारे में बताया है, उसके बाद माइनस का नेगेटिव साइन का जो है ना रोल खत्म हो गया, अब नेगेटिव को फिर कैरी नहीं करेंगे, एक ही नेगेटिव का दो बार यूज नहीं करेंगे, है ना। ओके, तो के क्यू अपॉन में आर की जगह पे यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट। अब देखो वहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इन दिस डायरेक्शन, है ना, और E2 माइनस E1 लिखते हैं इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा, ये तो बेसिक है 11th का। E1 माइनस E2 करेंगे तो राइट वर्ड, और E2 माइनस E1 करेंगे तो लेफ्ट वर्ड। अब जैसे E1 माइनस E2 हम निकाल रहे हैं और ये नेगेटिव आ जाता है, यदि ये पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्शन किधर होगा राइट वर्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यदि ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा लेफ्ट वर्ड होगा, है ना। इतना बेसिक तो क्लियर होगा आपका 11 से, ये वेक्टर का नॉलेज है, बेसिक है। ओके भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी अच्छी हो जाती है ना, ये टॉपिक यदि आपका अच्छा होता है तो फिर ये जो कूलम्बिक फोर्स वाला पोर्शन था ना, ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, उसके लिए चिंतित नहीं होना है। देखो जैसे है, मान लो यहां पे वही अपना फेवरेट चार्ज लेते हैं 10 कूलम, और यहां पे हम लोग 20 कूलम इस बार ले लेते हैं, परफेक्ट। अब इनके बीच में जो गैप है वो 20 मीटर का है भाई, गैप कितने मीटर का है 20 मीटर का। तो तुम्हें बताना है वो पॉइंट जिस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0 के बराबर हो। तो फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट at which net electric field will be 0। देखो एक चीज यहां से समझो, एक चीज थोड़ा सोच के आगे बढ़ेंगे, एक चीज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लो मैं इधर का कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इधर का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो कि यहां का एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यहां इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये पॉजिटिव यहां पे क्या करेंगे, +1 कूलम का चार्ज रखेंगे। हमको तो पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना है, तो सबसे पहले वहां पे +1 कूलम का चार्ज वहां रखना है, और अब फोर्स निकाल लेना है। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सन लगेगा, और इसकी वजह से भी इस पे क्या लगेगा, रिपल्सन ही लगेगा। तो दोनों यूनिट डायरेक्शन वेक्टर हो गए ना, तो इसका मतलब है कि इधर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 होने के लिए दोनों वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट होना पड़ेगा। मतलब E1 उधर है तो E2 को इधर होना पड़ेगा, परफेक्ट है। ओके, मान लो दो वेक्टर इधर है तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि दो वेक्टर मतलब इधर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। E1 और E2 दो वेक्टर यदि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब एक उधर होता है और एक इधर होता है, तभी उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। एक छोटा पॉइंट है, आपका क्लियर भी होगा, लेकिन हमने समझा दिया वीडियो में। वही मैंने पहले भी बोला है कि वीडियो में पता नहीं चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। आप क्लासेस में बैठे होते हैं तो आपका रिस्पॉन्स लेकर के पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे तो थोड़ा सा है, वैसा नहीं हो पाएगा। तो देखो अच्छा, अब हमने उसके 20 कूलम चार्ज के उधर का एक पॉइंट लिया था, अब हम क्या करेंगे, 10 कूलम के इधर का पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो इधर का कोई पॉइंट ले लो भाई, चलो भाई हमने मान लिया यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानने में। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, है ना। अब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट लगेगा, रिपल्सन तो लेफ्ट में लगेगा। इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा, रिपल्सन तो वो भी लेफ्ट में होगा। दोनों वेक्टर लेफ्ट में हो गए क्या, जब दोनों वेक्टर लेफ्ट में हो गए तो ये बता रहा है कि इसके इधर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं होगा।
इसके इधर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल वेक्टर अवेलेबल है। इसके इधर भी सेम कहानी थी, ठीक है। फर्क बस इतना था कि इसके इधर के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर राइटवर्ड है। और इधर इसके 10 कूलम चार्ज के लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, लेफ्टवर्ड है। अब बचा इन दोनों के बीच का पोर्शन, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो, तो इधर चेक कर लेते हैं भाई। तो इधर के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं तो यहां पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे +1 कूलम का चार्ज रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन लगेगा। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि हम वो रीजन ढूंढने में कामयाब हो गए जिस रीजन में वो पॉइंट छुपा हुआ है, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 के बराबर है। परफेक्ट। तो चलो भाई, जब इतना जान गए तो मान लेंगे, माना ये x पॉइंट दूर है, वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है, वो पॉइंट जो है वो 10 कूलम चार्ज से x मीटर राइटवर्ड है। x मीटर क्या है, राइटवर्ड है। हमको पता है एक बात कि जो x मीटर है वो 20 मीटर से क्या है, छोटा है, छोटा होना चाहिए। मान लो सॉल्व किया और x 20 मीटर से ज्यादा आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया, तो ये क्या हिंट कर रहा है कि वो पॉइंट इसके इधर है। और इस बात का हम जजमेंट कर चुके हैं थ्योरी से कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि उस आंसर को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। परफेक्ट। अब x हम सॉल्व किए, एक आंसर निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि वो पॉइंट इसके इधर है, और हमने थ्योरी लगा के देख लिया है कि वो पॉइंट इसके इधर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए x जो निगेटिव आएगा वो भी रिजेक्ट होगा और x जो 20 मीटर से ज्यादा आएगा वो भी रिजेक्ट होगा। सेलेक्ट कौन होगा, x का वो वैल्यू सेलेक्ट होगा जो पॉजिटिव भी होगा और 20 मीटर से छोटा भी होगा। पॉजिटिव भी होगा, 20 मीटर से छोटा भी होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको चलो अब हम बनाएंगे, आप भी बना सकते हो इसको। इसकी वजह, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है तो सबसे पहले क्या सिखाया गया है, +1 कूलम का चार्ज रखो, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर होगा और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा E2। परफेक्ट। अब हम जान रहे हैं पॉइंट P मान लो भाई। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन डायग्राम ही है ये। सॉल्यूशन डायग्राम में ये चीज करना, क्वेश्चन डायग्राम को अलग रखने की कोशिश करना, सॉल्यूशन डायग्राम को अलग रखने की कोशिश करना। अब ये E नेट क्या है, 0 है, तो ये E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब E1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू E2। अब E1 की जगह पर क्या रखेंगे, E1 निकालने के लिए क्या गैप यूज करेंगे, x यूज करेंगे, और E2 निकालने के लिए क्या गैप यूज करेंगे, गैप की जगह पे KQ बटन R² है ना, वहां पे R क्या है, गैप है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हम कितना, R की जगह पर क्या रखेंगे, गैप की जगह पर क्या रखेंगे, कितना गैप लेंगे, x लेंगे। और E2 जानने के लिए हम कितना गैप लेंगे, तो 20 माइनस x लेंगे, ये वाला गैप लेंगे। और ये वाला गैप होगा कितना, 20 माइनस x के बराबर होगा। ये बड़ा 20 है, ये छोटा x है, तो ये कितना होगा, 20 माइनस x होगा। छोटा पॉइंट ही है। ओके, Q1 कितना है भाई, 10 है, अपॉन में R² की जगह पे x²। Q2 कितना है, Q2 20 है, अपॉन में 20 माइनस x²। ओके, ठीक है। किए से किया गया, ये गया है ना। गर्मी में पढ़ने का भी अलग फील होता है। काम करो जब तक पसीने न टपके ना, तब तक पता नहीं चलता है, फील नहीं आता है कुछ काम कर रहे हैं, है कि नहीं। ओके, तो ये फील लेते रहिए और जम के पढ़ते रहिए। यहाँ पे हम लोग इसको इधर करते हैं और उधर उसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसको इधर लाके स्क्वायर कर दिया, आप उतने भी कमजोर नहीं है। ये 2 है, 20 माइनस x अपॉन में x। परफेक्ट। ओके, अब देखो बच्चा, अब ये इसका वैल्यू जो है ना, वो 2 हो सकता है, या तो इतना या फिर
20 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस रूट 2 के बराबर होगा। परफेक्ट। ओके, अब यहां से ये सॉल्व करना है। ये 20 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये छोटा हो जाएगा, मैं छोटा नहीं लिखूंगा, इतना आप लिख लो। मैं इसी चीज को वहां लिखूंगा, यहाँ जगह बचा हुआ है, यहाँ मिटा दूंगा, बच जाएगा, जगह हो जाएगा। ओके, नहीं तो फिर आपकी शिकायत हो जाती है ना कि सर छोटा लिख देते हैं, आंख दर्द करने लगता है, ऐसा कुछ। तो ये देखो, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये 20 अपॉन में एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू +2 और 20 अपॉन में एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू -√2। पक्का? ओके, ये 20 अपॉन में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √2। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये 20 बाई एक्स इज इक्वल टू √2 + 1। इस एक्स को इधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 20 अपॉन में √2 + 1, ये एक्स का एक वैल्यू आ गया। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये 20 अपॉन में ये 1.4 ले लेते हैं, तो 1.4 + 1, ये √2 जो है 1.4 होगा, 1.414, तो 1.4 ले लेते हैं, और ये 1 है तो ये 2.4 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 200 अपॉन में 24 हो जाएगा। तो ये 4 5 जा, ये 4 6 जा, 325। ये x इक्वल टू कितना आ गया? 25/3। ये हम जो चाहते थे वैसा आ गया। ये है कैसा? पॉजिटिव है और 20 से छोटा भी है, मतलब ये तो सिलेक्टेड है, ये तो आंसर का पार्ट है, यही आंसर है। अब उसको चेक करते हैं वो क्या होता है उसके साथ। ये 20 अपॉन में x, ये -√2, ये 20 अपॉन में x और ये -√2 + 1। देख बच्चा, -√2 यही से ये बता दिया, -√2 1 से क्या है? बड़ा है ना √2 कितना होता है? 1.4, मतलब 1 से कितना बड़ा है? 0.4 बड़ा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। जब इनको सॉल्व करोगे ना, निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव आएगा तो x भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। यहां से x क्या आ गया? निगेटिव आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। और यही कारण है दोस्त कि ये जो इतना मीटर, नेक्स्ट आपका आंसर होगा। अब थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम करते हैं ना, वो पॉइंट निकलवाएंगे अभी हम आपसे, फिर हम निकालेंगे कि पॉइंट बताओ जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मिनिमम है। चलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? जनरल इक्वेशन डेवलप करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो चीज निकालना है वो किसका फंक्शन है। यदि वो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। यदि वो चार्ज का फंक्शन था, याद है ना, चार्ज का जब फंक्शन था फोर्स, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तब 0 किए थे। तो इस बात का जजमेंट करना जरूरी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखिए फिर से 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं। यहां पे कुछ ये 20 कूलम का चार्ज ले लो बच्चा, और यहां पर ये -30 कूलम का चार्ज ले लो। परफेक्ट है। या फिर थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो, इसके लिए मैं छोटा छोटा पॉइंट लेता हूं। ये मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, और ये मान लो कि -1 कूलम का चार्ज है। हमने थोड़ा चेंज कर दिया कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। ये 2 कूलम का चार्ज है और ये -1 कूलम का चार्ज है। परफेक्ट है। अब देख बच्चा, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे तुम देखेगा, जैसे मान लो कि हम यहां जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखोगे ना पक्का? ओके, तो इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्सन देगा, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्शन देगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसे ही दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट अब 0 नहीं हो सकता है। पक्का है? कुछ और सोचते हैं।
यहाँ पे क्या है बच्चे, इसके बहुत करीब वाले पॉइंट पे बहुत नजदीक का पॉइंट लोगे जहां पे आर टेंड करेगा 0 को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड करने लगेगा इंफिनिटी को। तो इसके बहुत करीब का पॉइंट लोगे तो आर टेंड्स टू 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। और हम लोग इस डायरेक्शन को, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में ही तो होगा ना, राइटवार्ड होगा, और राइटवार्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसके बहुत करीब के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, प्लस इंफिनिटी होगी। परफेक्ट। इसी तरीके से आप इसके भी बहुत करीब का पॉइंट लेना है, इसके लेफ्ट में करीब का पॉइंट लेना है, राइट में नहीं, इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लेफ्ट में पॉइंट लोगे और यहाँ भी r टेंड्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और ये डायरेक्शन किधर है, राइटवार्ड, इसलिए हम इसको भी प्लस इंफिनिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके बहुत करीब का पॉइंट लो या फिर इसके बहुत करीब का पॉइंट लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है, प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब, इसका दो मतलब है। पहला मतलब यह है कि हम यहां से यहां तक यदि जाएं +1 कूलम के चार्ज को लेकर के, तो वो एक कांस्टेंट फोर्स फील करेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, प्लस इंफिनिटी टाइप होगा, प्लस इंफिनिटी के बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है और यहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बीच में ऐसा नहीं होता है, यहां पे फोर्स डिफरेंट फील करता है। इसका मतलब कि जो मैं मान के चल रहा था कि इन दोनों के बीच में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है, वो गलत हो गया। तो अब क्या हुआ होगा भाई, यहां भी प्लस इंफिनिटी और यहां भी प्लस इंफिनिटी है। इसका मतलब है कि वैल्यू घट के बढ़ गया है, वैल्यू घट के बढ़ गया है, बढ़ के घटा नहीं है, वैल्यू घट के बढ़ गया है। तभी तो यहां भी प्लस इंफिनिटी और यहां भी प्लस इंफिनिटी है। तो इसका वही मतलब था, या तो हर पॉइंट पे इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मतलब यहां से 2 कूलम के चार्ज से लेकर के हम -1 कूलम के चार्ज की तरफ आगे बढ़े तो वो +1 कूलम का चार्ज सेम फोर्स फील करे, ये नहीं होता है, अलग अलग फोर्स फील करता है। तो ये तो मानना गलत हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अब हुआ क्या होगा, यहां भी प्लस इंफिनिटी, यहां भी प्लस इंफिनिटी। एक ही केस में हो सकता है कि वैल्यू पहले घटी है और फिर बढ़ी है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है, और वही पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए वो हम निकाल देते हैं, इसको समझ लेना है आपको, है ना। इसको इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा देता हूं, है ना। यहां पर मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, फाइंड द पोजीशन at which electric field intensity will be minimum, चलिए ये आप अपने से ही बना सकते हैं, पॉज करके बनाइए जरूर, है ना। चलिए अब मैं बनाता हूं सॉल्यूशन डायग्राम में, फिर से इसको खींचना और x मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट P मान लेना, परफेक्ट। अब EP लिखना बच्चा, EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, इन दोनों, इसकी वजह से यहाँ पे ये +1 कूलम का चार्ज रखो, तो ये रिपल्सन है और ये क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये होगा E1 प्लस E2, E1 कितना होगा, K Q अपॉन में x स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा होगा आपको, ये K के ऊपर में R स्क्वायर, R क्या है, x है। अब इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है, एक E1 है और दूसरा क्या है, E2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है। तो गैप कितना यूज करेंगे, 20 - x, दोनों के बीच में गैप 20 दिया हुआ है, दोनों के बीच में गैप 20 मीटर का दिया हुआ है ना। इसको मेंशन कर देना है क्वेश्चन में, 20 मीटर दिया रहेगा दोनों के बीच का गैप, ओके। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन लगा दिया यहाँ पे, k × 2 ना, ओके, ये k × 1 अपॉन में 20 - x का स्क्वायर, परफेक्ट। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपसे कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा ही सेम कैलकुलेशन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कराया है। तो इसीलिए आप क्या करना है, यहां से मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, मिनिमम निकालना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करोगे ना,
तो x का एक ही वैल्यू आएगा और उस x की वैल्यू पे मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमा हमें पता है, मैक्सिमा वाला पॉइंट निकालना नहीं है, मैक्सिमा इसके बहुत करीब वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो मैक्सिमा वाला पॉइंट तो निकालना नहीं है, मैक्सिमा वाला पॉइंट तो हमें पता है लगभग कि एक ऐसा पॉइंट जो इसे बहुत करीब है वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो हमसे पूछा क्या जाएगा, मिनिमम। तो x का वो वैल्यू जो आएगा निकल के डिफरेंशिएट करने के बाद, जब जीरो करते हैं, डिफरेंशिएट करके जब जीरो करते हैं, तो उससे जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इस बात का जजमेंट कैसे करेंगे? इस बात का जजमेंट ऐसे करेंगे कि करीब वाले पॉइंट पे तो मैक्सिमम पता चल गया, इसका मतलब जो पॉइंट है ना, जो करीब वाला पॉइंट नहीं है, कुछ और आया है x का वैल्यू, और हमें पक्का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, है ना? ओके, तो उतने मैच्योर हो जाओगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। इसको जीरो के बराबर करो और इसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएशन सबको आता है, वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, आंसर हो परफेक्ट। और निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं।